हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 18। ठीक है, वर्कशीट नंबर 18 करेंगे बेटा। आज हम अपनी हिंदी सब्जेक्ट की है, अक्षरों का महत्व भाग 4 हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 6 के लिए है, 26 तारीख की है। तो देखो, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुनाकर मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है तब से इतिहास आरंभ हुआ है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। ये सब चीज़ें हम नहीं जान पाते अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो। और अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान को दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल करने लगी। ठीक है, अगर लिखे नहीं होते तो हमें पता नहीं चलता। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। ठीक है, तो बेटा आपको पता चला। आज हम अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। सोचकर लिखिए कि अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या क्या लाभ हुए। तो बेटा देखो, मनुष्य को जो लाभ हुए हैं वो क्या हैं, आप और भी ऐड कर सकते हो। अक्षरों की खोज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी और अक्षरों की खोज के बाद ही पिछले 6000 सालों से में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। तो ये लाभ हुए हैं इसके। ठीक है, ये फर्स्ट का आप आंसर लिख दोगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? सेकंड क्वेश्चन है कि यदि अक्षरों की खोज न होती तो क्या होता। तो देखो बेटा, ये हम कई बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से देखो, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह ज्ञान न पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा इत्यादि हुए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसमें आंसर को लिख दोगे अपने। ठीक है, दूसरे में। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, लिखित और मौखिक भाषा की लाभ और हानि के विषय में अपने दोस्तों से बातचीत करो। तो देखो, लिखित और मौखिक भाषा के बारे में बेटा क्या है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। लिखित भाषा के लाभ क्या हैं? इसे लिखा जा सकता है, यह लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है, इसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है। हानि, इसे सीखने में समय लगता है। ठीक है, ये इसकी हानि है। अब मौखिक भाषा क्या है, लाभ क्या है इसके? इसकी सहायता से हम अपने भावों को और विचारों को बिना लिखे बोलकर बता सकते हैं। इसे सीखने में कम समय लगता है। हानि क्या है लेकिन इसकी? इसमें 2 या अधिक व्यक्ति का उपस्थित होना आवश्यक है। अगर सामने कोई सुनने वाला नहीं होगा तो तुम बोल के कैसे बताओगे। ठीक है, तो ये इसके हानि और लाभ हैं मौखिक और लिखित भाषा की। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा ग्रामेटिकल पार्ट दे रखा है, वो पढ़ते हैं। देखो, वैसे तो संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे गए वाक्य में हमारी धरती लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है। तो देखो, ये क्या बता रहा है कि कितने वर्ष पुरानी है। इसको ये क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है वर्ष की, कि कितने वर्ष हो गए, 5 अरब। ठीक है, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। कितने हजार साल पहले? 10,000 साल पहले। अगर यहाँ 10,000 दिन भी तो लिख सकते थे, तो साल की विशेषता बता रहे हैं 10,000। ठीक है, कितनी संख्या हो गई। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संख्या के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जो क्या करते हैं, संख्या के रूप में किसी की विशेषता बताते हैं संज्ञा शब्द की, तो उसे बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण का उपयोग उन चीज़ों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना जा सके। ठीक है, देखो, सालों को हम गिन सकते हैं, वर्ष को हम गिन सकते हैं, जैसे कि 4 संतरे को भी गिन सकते हैं, बच्चों को भी गिन सकते हैं, शहर को भी गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हम संख्यावाचक शब्द का प्रयोग करते हैं, विशेषण का। लेकिन अगर किसी चीज़ को नहीं गिना जा सकता हो तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, तो माप तोल देखो बेटा, जैसे कि 3 जग पानी, 1 किलो जीरा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर माप तोल वाले अक्षरों का प्रयोग किया है। 3 जग मापने वाले हैं, 1 किलो मापने वाला है। ठीक है,
अब यह रेखांकित भाग परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जब हम किसी का मापतोल के द्वारा बताते तो वो परिमाणवाचक कहलाता है, संख्या के द्वारा बताते तो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, क्योंकि इसका संबंध मापतोल से है। अब नीचे जो लिखा है उसे पढ़ें और रिक्त स्थानों में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांटकर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच दिया है, तो 3 कितनी होगी बेटा? 3 कटोरी खीर। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 3 कटोरी खीर। 2 एकड़ ज़मीन, ठीक है, क्या लिखोगे? 2 एकड़ ज़मीन। 6 मीटर, कपड़े को किस में मापते हैं? मीटर में। 6 मीटर कपड़ा। 1 रेत को ट्रक से मापते हैं, 1 ट्रक रेत। ओके, ये मापने के तरीके हैं। कॉफ़ी को 2 प्याला कॉफ़ी, ठीक है। 5 बाजरा, अब यहाँ पर क्या है? बाजरा, तो कितना होता है? किलो में मापते हैं, 5 किलो, ठीक है, 5 किलो बाजरा। अब दूध को लीटर में मापते तो 1 लीटर दूध। अब जो तेल है बेटा, इसको हम चम्मच से भी कह देते हैं, कई बार घरों में इस्तेमाल करना, नहीं तो वैसे मापने की इसकी इकाई क्या है? लीटर। तो 3 लीटर तेल, ठीक है। तो ये सारी जो है हमने मापतोल की परिमाणवाचक विशेषण बताए हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सब क्या है जो हमने रेड से लिखे हैं, ये सब है परिमाणवाचक जो संज्ञा, ये संज्ञाएं हैं, इनकी विशेषता बता रहे हैं ये, ठीक है, कि वो कितनी कितनी हैं। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें आपने विशेषण के बारे में जाना और अक्षरों के महत्व के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।